तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। सीमैप लखनऊ द्वारा आयोजित किसान मेले की मुख्य झलकियां। लीची के बाग में पुष्पन अवस्था पर कौन कौन से करें जरूरी कार्य। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित कृषि आधारित मौसम पूर्वानुमान। केंद्रीय औषधीय और सघन पौधा संस्थान लखनऊ यानी सिमेप के द्वारा विगत 31 जनवरी को किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य लक्ष्य किसानों को औषधीय और सघन पौधे की खेती के प्रति जागरूक करना था। और इस मेले में औषधीय और सघन पौधों से जुड़ी हुई कई सरकारी संस्थाओं और कंपनियों के द्वारा स्टॉल भी लगाए गए थे, जिसमें कई प्रकार के कृषि यंत्रों और पौधों से तैयार किए गए विभिन्न सामानों को भी प्रदर्शित किया गया था, जिससे मेले में आए किसानों को काफी जानकारी हासिल हुई। लेकिन जो किसान भाई किन्हीं कारणवश मेले में नहीं पहुंच पाए हैं, उनके लिए अन्नदाता कार्यक्रम लाया है मेले की कुछ महत्वपूर्ण झलकियां। सीमैप के निदेशक डॉक्टर आलोक कुमार त्रिपाठी ने किसान मेले में सीमैप की उपलब्धियों और औषधीय एवं सगंध पौधों के क्षेत्र में सीमैप द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। मेंथा के क्षेत्र में जो सीमैप का कंट्रीब्यूशन है उसे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जब से सिंथेटिक मेंथॉल का चैलेंज सामने आया, आज जो इतने सारे किसान यहाँ उपस्थित हैं, उनमें से बहुत सारे और इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने सीमैप की ओर अपेक्षा की एक दृष्टि लगाई और हम लोगों से आशा की कि हम इसका एक उत्तर प्रस्तुत कर सकेंगे। पिछले कुछ वर्षों के परिणाम स्वरूप हम लोगों ने एक ऐसी वैरायटी विकसित की पिछले वर्ष, जिसको रिलीज किया, जिसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा है, जिसका नाम सिम क्रांति है। और आज सिम क्रांति की मांग इतनी बढ़ गई कि यहाँ पर किसानों ने बहुत लंबी लाइन लगा करके और एडवांस में भी बुकिंग कराई और स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया। मैं किसान भाइयों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम आपकी अपेक्षा, जो प्लांटिंग मटेरियल आपको चाहिए, उसको हम आपको आज नहीं तो बहुत जल्दी ही उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मेंथा का जो चैलेंज था, इसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को कम करने के लिए हमारे सक्षम एग्रोनॉमिस्ट ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिसमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन करीब करीब 30% कम हो जाती है, जिसके कारण कि मेंथा की खेती किसान के लिए फायदेमंद हो सकती है, होगी निश्चित रूप से सिंथेटिक मेंथॉल के पेनिट्रेशन के बावजूद। हमारी ये पूरी उम्मीद है कि जो पिछले वर्ष करीब करीब 75,000 हेक्टेयर कम खेती हुई मेंथा की, मुझे ये विश्वास है कि हमारी ये दो तकनीकें, उन्नत प्रजाति और उन्नत तकनीक, इसके द्वारा हम वापस जो करीब करीब 3 लाख हेक्टेयर से ऊपर का क्षेत्र था, उसमें हम वापस उस स्तर पर प्राप्त कर सकेंगे। हमने लेमन ग्रास की एक वैरायटी कृष्णा रिलीज की थी, जो कि लेमन ग्रास के जितने भी कल्टीवेटर्स हैं वो अच्छी तरीके से परिचित हैं कि लेमन ग्रास की जो भी उपलब्ध वैरायटीज हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ वैरायटीज में से कृष्णा वैरायटी आती है, जो कि सबसे अच्छी
एसेंशियल ऑयल का उत्पादन देती है। आज करीब 15 वर्षों बाद हम एक नई वैरायटी लेकर के आए हैं जो किसानों को लगभग 30% अधिक तेल उतने ही क्षेत्र में दे सकेगी। तो ये दो वैरायटीज हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, हमारे संस्थान द्वारा विकसित वैरायटीज का आज विमोचन होगा। सीमैप द्वारा आयोजित किसान मेले में कई कंपनियों के द्वारा स्टॉल लगाए गए थे। इन्हीं में से मिट्टी से कंपनी की मालकिन तूबा के द्वारा भी एक स्टॉल लगाया गया था। तो उन्होंने अपनी कंपनी के द्वारा बनाए गए उत्पादों के बारे में क्या जानकारी दी, आइए जानते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर केमिकल बेस्ड जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनको नेचुरल प्रोडक्ट से रिप्लेस किया गया है और किसी भी प्रोडक्ट में कोई केमिकल, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। और घर के इस्तेमाल के लिए प्रोडक्ट्स हैं, कुछ फेस के लिए हैं, कुछ हेयर केयर के प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स हैं। इसमें हमारे ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं सब में जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करी गई हैं या किसी पेड़ों से जो तेल निकाले जाते हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। नागरमूथा है, आंवला है, शिकाकाई है, बालछड़ है या आंवला, इस तरह की सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करा जाता है। सीमैप द्वारा आयोजित किसान मेले में प्रदेश से आए किसान भाइयों ने कहा कि उन्हें यहाँ नई नई टेक्नोलॉजी की जानकारी मिली है जिससे फसल की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ वैज्ञानिकों की खेती-बाड़ी के बारे में, जैसे मिंट की खेती है, पामारोजे की खेती है, इस बारे में वैज्ञानिक लोगों की जो राय है उनको सुना है, स्टॉल भी हैं, यही सब देखा है। जिससे हमें उन्नत प्रजातियों की खेती करने के बारे में जानकारियाँ हैं जो, और ज्ञान मिलता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जो किसान भाई लीची के बाग लगाए हुए हैं उनके बागों में इस समय फूल आने लगे हैं। इसलिए लीची के बागों से भरपूर फलन लेने के लिए इस अवस्था में कुछ कार्य जैसे खाद का इस्तेमाल, हानिकारक कीटों की रोकथाम करना जरूरी होता है। तो लीची के बागों में इन कार्यों को आप कब और कैसे करेंगे, आइए जानते हैं एक कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर संगीता कुमारी से। किसान भाइयों, लीची एक महत्वपूर्ण फल है जिसके बाग में इस समय कुछ महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्यों के अंतर्गत बाग की साफ सफाई, पोषक तत्व प्रबंधन, सिंचाई तथा पौध सुरक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है ताकि आने वाले दिनों में फल वृक्ष पर अधिक बौर आए। अभी फूल लगने वाले हैं लीची के बगीचे में, तो इस समय किसान भाई ध्यान दे कि इसमें सिंचाई नहीं करे। लीची के बागों से अच्छा फलन लेने के लिए इस समय सिंचाई रोक देनी चाहिए, क्योंकि इस समय लीची के बाग पुष्पन अवस्था पर हैं और इस अवस्था में सिंचाई करने पर वृक्षों से फूल झड़ने लगते हैं। इसलिए इसकी सिंचाई के समय पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और सिंचाई तभी प्रारंभ करे जब उसमें लीची का फल बन जाए और फल लौंग के दाने के समान हो जाए, तब उसमें सिंचाई देना शुरू कर दे। और बगीचे को बगीचे हमेशा नमी बने रहे तब तक, जब तक कि फल पकने ना लगे। जब फल पकना शुरू हो जाए तब आप सिंचाई बंद कर सकते हैं। जाड़े में है, इस समय जाड़े में सिंचाई करें और गर्मी के समय में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। अक्सर प्रदेश के कई किसान की शिकायत रहती है कि उनके बागों में पर्याप्त मात्रा में फूल नहीं आते हैं या फूल आते भी हैं तो वो झड़ जाते हैं। किसान भाइयों, हम आपको यहाँ बता दें कि इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसके प्रमुख कारण क्या है और इसका निदान आप कैसे करें, आइए जानते हैं। ऐसी समस्या होती है कि कई पेड़ों पर फूल नहीं बन रहे, तो ध्यान दें कि इसमें थोड़ी कटाई छटाई की आवश्यकता है।
तो जून जुलाई के बाद इसमें कटाई छटाई जो है शुरू कर दे तो नई नई कोपलें आएंगी और उसमें फूल भी बनना शुरू हो जाएगा। और देखेंगे कि जो है इसमें फूल बनने के लिए कई बार प्लानोफिक्स जो है उसका भी दवा का आप छिड़काव कर सकते हैं, या नहीं तो जिंक सल्फेट है और बोरिक एसिड है, इसका भी छिड़काव करने से इसमें फूल बनने की आशा रहती है। अच्छे फलन के लिए लीची के बागों में वृक्षों की आयु के अनुसार पोषक तत्वों का प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि पोषक तत्वों की अधिकता और कमी दोनों ही इसके फल उत्पादन में गिरावट लाती है। तो आप लीची के बाग में किन किन पोषक तत्वों को कितनी मात्रा में कब डालें, आइए जानते हैं। लीची के फसल में 3 बार, बरसात के शुरू में, उसके बाद अंत में तथा जनवरी में इस लीची के बगीचे की जुताई तथा कुड़ाई आवश्यक है। गुड़ाई करके उर्वरकों का भी प्रयोग करें। उर्वरकों की मात्रा फल वृक्ष की उम्र के अनुसार इस प्रकार है। और देखा जाता है कि कई बगीचे के जो पत्तियां हैं इसका रंग जो है बगीचे में जिंक की कमी से इसका कांसा सा रंग होने लगता है, कांसा जैसा। तो ऐसी स्थिति में जिंक सल्फेट 4 किलो और 2 किलो जो है बूझा हुआ चूना 500 लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव करना चाहिए। लीची के बाग में अक्सर कुछ हानिकारक कीट काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जिनमें लाल मकड़ी प्रमुख है। ये कीट पत्तियों की निचली सतह पर रहकर पत्तियों का रस चूसते हैं और साथ ही जाला बनाते हैं, जिससे फल और फूलों का विकास ठीक ढंग से नहीं होता है। लीची माइट जो एक कीड़ा होता है, तो इसके लिए केराथान नामक दवाई जो है इसका छिड़काव किया जाता है। इसके उपचार हेतु 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिला करके इस दवा का छिड़काव करें। इस प्रकार किसान भाइयों, लीची के बाग में यदि आप बताए गए प्रबंधनों को अपनाते हैं तो इनके बागों से अच्छा फलन ले सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर HS कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह आगे आने वाले 5 से 6 दिनों में इस समय आकाश में अक्सर हल्के से घने बादल छाए रहने, सुबह के समय हल्का कोहरा छाए रहने, दिन के समय धूप खिली रहने के कारण दिन का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तथा रात्रि के तापमान में गिरावट होने की संभावना है। अतः ऐसे अनुमानित मौसम में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इन क्षेत्रों में कृषक भाइयों को अपने खेतों में खड़ी फसल में इस समय विभिन्न फलदार वृक्षों, सब्जियों एवं अपने पालतू पशुओं में इस सप्ताह कुछ कार्यक्रमों को अपनाने की सलाह दी जाती है, जो कि इस प्रकार है। पिछले दिनों कोहरा छाए रहने तथा कम तीव्रता की धूप खिलने के कारण इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर सलाह दी जाती है कि किसान भाई गेहूं की गांठ बनने तथा बालियां बनने के पूर्व
की अवस्था में फसलों में हल्की सिंचाई करें। अच्छी गुणवत्ता का अनाज प्राप्त करने हेतु गेहूं की फसल को खरपतवार मुक्त रखें। बालियां निकलने की पूर्व अवस्था की फसल में नाइट्रोजन की शेष बची मात्रा यदि अभी तक ना दी हो तो इस सप्ताह यूरिया 25 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से दोपहर के समय भुरकाव करें और इसके बाद 24 घंटे के अंदर फसल में हल्की सिंचाई अवश्य करें। बसंतकालीन गन्ने की बुआई हेतु इस सप्ताह मौसम अनुकूल है, अतः जिन किसान भाइयों के खेत अभी खाली हैं, वह इनमें गन्ने की खेती कर सकते हैं। बसंतकालीन गन्ने हेतु उपयुक्त किस्में इस प्रकार से हैं: को पंत 84-211, को 238, को 241, कोसा 96-2560, कोसा 84-36, कोसा 32-20 तथा मध्यम और देर से पकने वाली किस्में इस प्रकार हैं: को पंत 90-22-3, को पंत 97-222, को पंत 96-21-9, कोसा 94-25-7, कोसा 776, कोसा 767 तथा अधिक जल भराव वाले क्षेत्रों हेतु उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं: कोसा 96-26-60 इत्यादि। किसान भाई इन किस्मों में से किसी भी किस्मों का चयन कर बुआई कर सकते हैं। बुआई के समय आवश्यक उर्वरकों का प्रयोग करने हेतु मृदा के नमूने की उचित विधि द्वारा एकत्रित कर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भिजवाएं तथा उसी आधार पर आवश्यक उर्वरकों की व्यवस्था करें। संभावित मौसम में मसूर एवं चने की फसल में माहू कीट नजर आ सकते हैं। इनकी रोकथाम हेतु मेटासिस्टाक 250 मिलीलीटर दवा 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से दोपहर के समय छिड़काव करें। मौसम को देखते हुए नींबू वर्गीय फलदार पेड़ों की अच्छी वृद्धि हेतु सलाह दी जाती है कि किसान भाई 500 ग्राम यूरिया 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति एकड़ की दर से पेड़ों के नजदीक थाले बनाकर डालें एवं बागों को खरपतवार मुक्त रखें। तापमान में संभावित वृद्धि के कारण आम, अमरूद तथा लीची के छोटे पौधे जो कि नए लगाए गए हों, उनके आसपास घास फूस की टटिया बांध दें। इस सप्ताह दिन के समय धूप खिली रहने के कारण दिन के तापमान में हल्की वृद्धि एवं रात्रि में ठंड का प्रकोप अभी बने रहने की संभावना है। अतः तापमान के मद्देनजर पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि वे सभी प्रकार के पशुओं को इस सप्ताह भी रात्रि के समय अंदर बांधना जारी रखें एवं दिन के समय पशुओं को खुले में बांध सकते हैं। इस सप्ताह कुट-कुट आवासों के पर्दे अभी गिराकर रखें, लेकिन दिन के समय पर्दे उठाकर रखें, जिससे चूजा घरों में उचित वायु संचार एवं अनुकूल तापमान नियंत्रित रह सके। तो किसान भाइयों, ये था इस सप्ताह का मौसम का मिजाज। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है बदनपुर जिला मैनपुरी की कृषक ब्रजेश कुमार ने। यह सर्दी के मौसम में मुर्गियों की देखरेख प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो ब्रजेश कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सर्दियों में मुर्गियों की देखभाल किस तरह से की जाए जिससे हम उनसे अधिक से अधिक लाभ ले सकें। हमारे मुर्गी पालक थोड़ी सी असावधानी में जो है देख रेख न कर पाने की वजह से उनको हानि उठानी पड़ती है। आजकल हम देख रहे हैं कि वातावरण का तापक्रम काफ़ी नीचे जा रहा है। ठंड के मौसम में मांस एवं अंडे वाली मुर्गियों की अत्यधिक मृत्यु होती है, इसलिए हम इस समय मुर्गियों के आवास में उचित तापमान बनाए रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए आवास में कौन से प्रबंधन करें, आइए जानते हैं। मुर्गियों को जो उचित तापक्रम रहता है 13 डिग्री से लेकर सेल्सियस से लेकर के और 21 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच तापक्रम अगर वातावरण का रहता है तो उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं जाती और आसानी से जो है उनमें
अंडा उत्पादन भी अधिक होता है, साथ ही साथ वृद्धि भी होती है। अगर इससे 13 डिग्री से नीचे जाता है तो निश्चित रूप से दाने की खपत बढ़ जाती है, क्योंकि उनको सर्दी झेलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा जो है दाने से प्राप्त की जाती है। तो इसलिए आवश्यक है कि मुर्गी घर का तापक्रम जो है 13 और 21 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रखा जाए। इसके लिए हमें ध्यान देना होगा कि जो मुर्गीशाला है उसकी छत किस तरह की हो, एस्बेस्टस की सीट की बनी रहती है, और उसके ऊपर हमें सर्दियों में विशेष ध्यान देना है कि करब ज्वार या बाजरा की या पुआल, इसकी कम से कम 2-3 इंच मोटी परत उसके ऊपर बिछा दें, जिससे मुर्गीशाला के अंदर का तापक्रम कम से कम 3-4 डिग्री सेल्सियस जो है ज़्यादा रहता है बाहर के तापक्रम से। दिन में तो प्रकाश मिलता ही है, रात्रि के समय भी हमें हल्का सा बल्ब जलता रहना चाहिए, जिससे मुर्गीशाला के अंदर का तापक्रम ज़्यादा रहता है बाहर के तापक्रम से। तो ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठंड के प्रकोप से मांस एवं अंडे वाली मुर्गियों को बचाने के लिए हमारे मुर्गी पालक भाई कौन कौन से सस्ते और सरल तरीके अपनाएं, जिससे उनको मुर्गी पालन से अधिक लाभ हो सके। इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। जो मुर्गीशाला बनाई जाती है उसकी दीवारें पूर्व और पश्चिम दिशा की हों, जिससे पूरे दिन की जो धूप है वो आसानी से जाली के माध्यम से मुर्गीशाला के अंदर आ सके। जो मुर्गीशाला है उसमें जो जाली है, उस जाली में जब पर्दा हम डालें, सर्दियों में रात्रि के समय पर्दा डाल ही देना चाहिए। ऊपर की जो दीवार है उससे 1 फीट जाली के नीचे पर्दे लगाएं। उससे क्या होगा कि जो ठंडी हवा के झोंके हैं वो जो है अंदर नहीं जा पाएंगे, और ऊपर से जो 1 फीट छोड़ा है जाली, उससे शुद्ध वायु प्रवेश कर सकेगी और अंदर का जो है वातावरण ठीक रहेगा, क्योंकि बिछावन से अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती हैं जो कि हानिकारक हैं, तो वो भी हवा के आदान प्रदान से बाहर निकलती रहेंगी। जो पानी वगैरह रखा जाता है, कभी कभी पानी फैला देती हैं मुर्गियां और उससे बिछावन गीली हो जाती है, तो उसको भी हमें मिलाते रहना है। अगर ज़्यादा गीली महसूस होती है फिर हमें चूने का बुरकाव करना है। 10 किलोग्राम चूना 100 वर्ग फीट के लिए पर्याप्त होगा। इसको चूना मिला दें और पूरी जो है बिछावन को कुरेद दें, जिससे चूना हर जगह मिल जाएगा और वो नमी को अवशोषित करेगा, तो बिछावन हमारी सही बनी रहेगी। ठंड के मौसम में मुर्गियों के शरीर का उचित वृद्धि और विकास हो तथा मुर्गियां अच्छी गुणवत्ता वाले अंडे दें, इसके लिए आपको मुर्गियों की उम्र के हिसाब से दाना तो बदल कर देना ही है, साथ ही साथ दाना संतुलित भी हो, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। आहार व्यवस्था के लिए हमें ध्यान देना है कि सर्दियों में जो हम दाना मिश्रण बनाएं उसमें मक्का और राइस पॉलिश या धान की पॉलिश कहेंगे, इसकी मात्रा बढ़ा देते हैं। तो 1 कुंटल दाने के लिए हमें ध्यान देना है 55 किलोग्राम मक्का का दाना, 15 किलोग्राम राइस पॉलिश, 20 किलोग्राम मूंगफली की खली, 2 किलोग्राम इसमें जो है बोन मील या हड्डी का चून, 7 किलोग्राम चूना पत्थर और 1 किलोग्राम खनिज मिश्रण। तो इस तरह से हमारा 1 कुंटल दाना बन के तैयार हो जाएगा। मिश्रण को पीस लें, दलिया टाइप बना लें और इसके बाद आवश्यकता अनुसार जो है देना है। तो इस तरह से हम उनके भोजन की व्यवस्था बनाते हैं। साथ ही साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और एंटीबायोटिक भी उनके दाने में मिलाई जाती हैं, जिससे कि सर्दी को सहने की क्षमता भी आ जाती है। सर्दी के समय मुर्गियों में एक बीमारी भी आती है, जिसके उचित रोकथाम और इलाज की जानकारी हमारे मुर्गी पालक किसानों को नहीं होती।
और उनकी मुर्गियां बड़ी तेजी से मरने लगती हैं। तो आप इस बीमारी से अपनी मुर्गियों को किस तरह से बचाएं, आइए जानते हैं। इसमें एक बीमारी होती है कॉक्सीडियोसिस, खूनी दस्त आते हैं। तो इससे भी बचाव के लिए ये कॉक्सीडिया द्वारा होती है। बाईफुरान की एक टिकिया 1 लीटर पानी में मिला करके हमें देना है और ये लगातार 1 सप्ताह तक हमें पिलानी है, पूरा कोर्स करना है, जिससे ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से हमारे अगर जो मुर्गी पालक हैं इन बातों का ध्यान देंगे, निश्चित रूप से वो उनसे और लाभ कमा सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। आम के बाग में बौर की अवस्था पर किए जाने वाले जरूरी कार्य। अधिक उपज के लिए कैसे करें बसंतकालीन गन्ने की बुवाई। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।